माँ, रुयेन, खाना तैयार है, जल्दी बाहर आकर खाना खा लीजिए। मूंगे की आवाज सुनते ही उसकी सास गुस्से में बोली, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हर दिन घबराए हुए इधर उधर भागते रहते हो, सच में बहुत परेशान करते हो। मूंगे ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैंने आप दोनों के लिए खास डाइट फूड बनाया है। यह स्वादिष्ट भी है और सेहत के लिए अच्छा भी। लेकिन उसकी सास ने खाने की तरफ देखे बिना ही उसे ताना मार दिया, खाना बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ आता भी है? तुम हमारे परिवार के लिए शर्मिंदगी हो। उसी समय दरवाजे की घंटी बज उठी। क्या घंटी सुनाई नहीं दे रही? जल्दी जाकर दरवाजा खोलो। जी, अभी खोलता हूँ। मूंगे ने दरवाजा खोला तो सामने क्वी परिवार का युवा मालिक क्वीबा थुओंग खड़ा था। उसे देखते ही मूंगे का चेहरा गंभीर हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्वीबा थुओंग ने घमंड से जवाब दिया, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ सकता हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? इतने में रुएन की माँ दौड़ती हुई वहां आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे युवा मालिक क्वी, आपने आने से पहले खबर क्यों नहीं दी? रुएन खुद आपको लेने चली जाती। क्वी बा थुओंग ने अपने हाथ में पकड़े उपहार आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आपके लिए कुछ पौष्टिक दवाइयाँ और टॉनिक लाया हूँ, अचानक आ गया, इसलिए माफ कीजिएगा। अरे इसमें माफी कैसी? आपका यहाँ आना ही हमारे लिए सम्मान की बात है। खाने की खुशबू महसूस करते हुए क्वी बा थुओंग बोला, खाने की खुशबू बहुत अच्छी है, लगता है मुझे भी भूख लग गई है। रुयेन की माँ ने तुरंत मूंगे की तरफ देखा, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ और युवा मालिक क्वी के लिए बर्तन लेकर आओ। फिर उसने कठोर आवाज में कहा, और खाना परोसने के बाद यहाँ से चले जाना, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्वी बा थुओंग ने मूंगे को अपमानित करते हुए कहा, सुना नहीं, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए कहा गया है। मूंगे ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, यह मेरा घर है, मुझे यहाँ से निकालने वाले तुम कौन होते हो? क्या कहा तुमने? मैंने कहा अपनी हद में रहो। यह सुनते ही क्वीबा थूंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने सहायक को आदेश दिया, मेरे आदमियों को अंदर बुलाओ। सहायक ने घबराकर कहा, युवा मालिक, कहीं मामला ज्यादा ना बिगड़ जाए। चिंता मत करो, मैं सिर्फ इस बेकार आदमी को एक छोटा सा सबक सिखाना चाहता हूँ। कुछ ही क्षणों में दो ताकतवर आदमी घर के अंदर आ गए और मूंगे को घेर लिया। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा मालिक, क्वी के सामने अकड़ दिखाने की? उसने मूंगे पर हमला करना चाहा, लेकिन अगले ही पल मूंगे ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरा आदमी भी उसकी तरफ दौड़ा, मगर मूंगे ने एक ही वार में उसे भी दूर फेंक दिया। यह सब देखकर क्वी बा थोंग हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है? मूंगे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभी मुझे पीटने का बहुत शौक था ना, अब मेरी बारी है। रुयन की माँ घबराकर बोली, मूंगे, तुम क्या करने वाले हो? मूंगे ने क्वीबा थुओंग को चेतावनी देते हुए कहा, मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी के सामने मेरा अपमान करने की गलती दोबारा मत करना। अपमानित क्वीबा थुओंग अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रुयन ने एक बैंक कार्ड निकालकर मूंगे के सामने रख दिया। इस कार्ड में 3.5 अरब है, पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। मूंगे मुस्कुराया, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? रुयन ने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, गलतफहमी मत पालो, अगर क्वी बा थुओंग ने तुम्हें मार दिया तो कानूनी रूप से मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे भी परेशानी उठानी पड़ेगी। मूंगे ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो इसका मतलब तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए थोड़ी सी जगह है? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि पश्चिमी सागर शहर में क्वी परिवार कितना शक्तिशाली है? चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। रुयन को लगा कि मूंगे केवल उसका मन रखने के लिए बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उसी रात मूंगे के पास एक रहस्यमयी फोन आया। दूसरी तरफ से एक आदमी की गंभीर आवाज सुनाई दी, युवा मालिक मू, परिवार के बुजुर्गों का आदेश आया है, वे चाहते हैं कि आप कलहोंग सोन कंपनी में पदभार संभालें। मूंगे की आंखों में अचानक एक अलग ही चमक दिखाई दी। समझ गया, कल से असली खेल शुरू होगा। अगली सुबह मूंगे साधारण कपड़े पहनकर होंग सोन कंपनी पहुंचा। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, एक महिला कर्मचारी ने उसका रास्ता रोक लिया। वहीं रुक जाओ, तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ अंदर आ सकता है? मैं यहाँ काम से आया हूँ, क्या मुझे तुमसे अनुमति लेनी पड़ेगी? महिला ने घमंड से कहा, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर मेरी आंखें खराब हो जाती हैं। मूंगे ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, आए हिम्मत है तो वही बात दोबारा कहो। मैंने कहा, यहाँ से निकल जाओ। तभी कंपनी का एक वरिष्ठ कर्मचारी तेजी से वहां आया और सम्मान से झुक गया। राष्ट्रपति मुंह, कृपया अंदर आइए। ये सुनते ही उस महिला कर्मचारी का चेहरा पीला पड़ गया। राष्ट्रपति मुंह, आप ही कंपनी के नए राष्ट्रपति हैं। तभी मूंगे की सहायक ताई एर आगे आई। होंग ली लिन, तुमने कंपनी के नए राष्ट्रपति का अपमान किया है, यह तुम्हारी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर आगे से राष्ट्रपति मुंह का अनादर किया तो अगला दस्तावेज तुम्हारी बर्खास्तगी का होगा। मूंगे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ताइयर, लोगों को डराना तुम्हें अच्छी तरह आता है, आगे से ऐसे मामलों को तुम ही संभालना। यह मेरा कर्तव्य है, अगर इसने दोबारा ऐसी गलती की तो इसे तुरंत नौकरी से निकाल देना। जी, राष्ट्रपति मुंह। कार्यालय में पहुंचते ही मूंगे ने कंपनी की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। झुओ यी मिंग के मामले की जांच कहां तक पहुंची? ताई एर ने जवाब दिया, अधिकारियों ने इसे झुओ यी मिंग का व्यक्तिगत अपराध माना है। कंपनी का इससे सीधा संबंध नहीं पाया गया, लेकिन जनता में कंपनी की छवि बहुत खराब हो चुकी है। निदेशक मंडल और बड़े शेयरधारक अभी तक चुप हैं, वे शायद यह देखना चाहते हैं कि आप इस संकट से कैसे निकलते हैं। मूंगे ने ठंडी हंसी हंसी, वे बूढ़े लोमड़ियाओं मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रही हैं। सभी को सूचना भेजो, तुरंत आपातकालीन बैठक
बुलाई जाए। कुछ देर बाद कंपनी के सभी बड़े अधिकारी बैठक कक्ष में बैठे थे, लेकिन मूगे के वहां पहुंचते ही पूरा कमरा शांत हो गया। मूगे अपनी कुर्सी पर बैठा और सबकी तरफ देखते हुए बोला, सभी लोग चुप क्यों हैं? थोड़ी देर पहले तक तो बहुत लोग मेरे खिलाफ बोल रहे थे, अब सबकी आवाज कहाँ चली गई? एक बोर्ड सदस्य खड़ा हुआ। मूगे, क्या तुमने हमें यहाँ सिर्फ चुप बैठाने के लिए बुलाया है? कंपनी का काम ठप पड़ा है, क्या तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं? मूगे ने जवाब दिया, चिंता तो है, लेकिन क्या आप लोग सच में कंपनी को इस संकट से निकालना चाहते हैं? उसने एक दस्तावेज निकालकर मेज पर रख दिया। यह नया सहयोग समझौता है जिसे आज ही अंतिम रूप दिया गया है। और एक बोर्ड सदस्य ने दस्तावेज उठाकर पढ़ा और हैरानी से बोला, यह तो राष्ट्रपति वांग के साथ सहयोग की परियोजना है। यह परियोजना पिछले 6 महीने से रुकी हुई थी, यह इतनी जल्दी मंजूर कैसे हो गई? मूगे ने शांत स्वर में कहा, इसमें हैरान होने की क्या बात है? अगर कंपनी डूब गई तो आपकी तनख्वाह, बोनस और सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी। कुछ ही क्षणों में वही लोग जो मूगे का विरोध कर रहे थे उसकी प्रशंसा करने लगे। राष्ट्रपति मू बहुत बुद्धिमान है। राष्ट्रपति मू हमें फिर से सफलता और गौरव की ओर ले जाएंगे। इस बैठक के बाद कंपनी के खिलाफ चल रही खबरों की जांच करने के लिए कुछ रिपोर्टर होंग सोन पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोकते हुए कहा, बिना अपॉइंटमेंट के महाप्रबंधक से नहीं मिला जा सकता, आप लोग वापस जाइए। तभी मिस सोंग ने अपना आधिकारिक पहचान पत्र दिखाया। अब क्या हम उनसे मिल सकते हैं? पहचान पत्र देखते ही रिसेप्शनिस्ट का व्यवहार बदल गया। कृपया मेरे साथ आइए। कुछ देर बाद मिस सोंग मूगे के कार्यालय में पहुंची। तो आप होंग सोन के नए महाप्रबंधक हैं? इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कुर्सी, आपका व्यक्तित्व सच में बाकी लोगों से अलग है। मूगे ने कहा, मिस सोंग, आपके बारे में भी बहुत सुना है। मिस सोंग सीधे मुद्दे पर आ गई, मैं घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं करती। चुओ यी मिंग की गिरफ्तारी से पहले क्या आपने उसके आसपास किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को देखा था? आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसे झुओ यिमिंग छिपा रहा था? मूगे ने बिना घबराए जवाब दिया, नहीं, उस समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मिस सोंग ने गंभीर स्वर में कहा, राष्ट्रपति मू, उम्मीद है आप हमसे झूठ नहीं बोल रहे। होंग सोन के प्रमुख होने के नाते क्या आपको सच में इस मामले की कोई जानकारी नहीं है? मैंने अभी अभी पद संभाला है, इसलिए मुझे पुराने मामले की पूरी जानकारी नहीं है। मेरी सहायक आपको बाकी जानकारी दे देगी। ताई एयर ने कहा, कंपनी के सभी निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी गई है। जांच में कंपनी की कोई आपराधिक भूमिका सामने नहीं आई। मिस सोंग ने मूगे की तरफ देखा, उम्मीद है कि सच में ऐसा ही हो। राष्ट्रपति मू, आप कम उम्र में ही बहुत आगे निकल गए हैं। मूगे मुस्कुराया, यह सब किस्मत है। उसी समय कार्यालय के बाहर अचानक हलचल मच गई। एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया, राष्ट्रपति मू, आपकी पत्नी आई हैं। रुएन ने जैसे ही कार्यालय में कदम रखा, उसने मूगे को मिस सोंग के साथ खड़ा देखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। लगता है मैं गलत समय पर आ गई। मैंने राष्ट्रपति मू को एक सुंदर महिला के साथ समय बिताने में परेशान कर दिया। मूगे तुरंत उसके पास गया। पत्नी, तुम यहाँ कैसे आई? मिस सोंग मुस्कुराते हुए बोली, राष्ट्रपति मू, लगता है आपकी पत्नी को गलतफहमी हो गई है। क्या आपको उन्हें मनाने नहीं जाना चाहिए? मूगे ने ताइएर से कहा, तुम कार्यालय संभालो, मैं अभी वापस आता हूँ। वह रुएन के पीछे बाहर आया। पत्नी, मेरी बात सुनो, उस महिला से मैं आज पहली बार मिला हूँ, रुएन ने ठंडे स्वर में कहा। अब तुम होंग सोन के महाप्रबंधक बन गए हो, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहती हूँ कि तुम इस कुर्सी तक पहुंचे कैसे? मूगे रुएन को पास के एक कॉफी शॉप में ले गया। वह उसे पूरी सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए कुछ सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। अरे, क्या संयोग है! लगता है इसे ही स्वर्ग द्वारा तय किया गया मिलन कहते हैं। वहां क्वी बात हुओंग खड़ा था। रुएन ने नाराज होकर पूछा, युवा मालिक क्वी, क्या आप हमारा पीछा कर रहे थे? क्वी बात हुओंग ने मूगे की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि तुम भी यहाँ हो। तुम्हें कॉफी पीना आता भी है? यहाँ की कॉफी बहुत महंगी है। तुम्हारे जैसे आदमी के इसे पीने से अच्छी चीज बर्बाद हो जाएगी। मूगे ने शांत स्वर में जवाब दिया, कॉफी अच्छी हो या खराब, पीने वाले को पसंद आनी चाहिए, बाकी बातें मायने नहीं रखती। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ निजी बात कर रहा हूँ, आप हमारे बीच क्यों आ रहे हैं? क्या आपको तीसरा व्यक्ति बनने का शौक है? क्वी बात हुओंग गुस्से से बोला, मूगे, क्या तुम मरना चाहते हो? मूगे मुस्कुराया, अगर युवा मालिक क्वी खुद ही यह उपाधि लेना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? रुएन ने दोनों को रोकते हुए कहा, बस कीजिए, जब मिल ही गए हैं तो शांति से कॉफी पी लेते हैं। कॉफी पीते समय रुएन ने कहा, युवा मालिक क्वी, पिछली बार आपने जो कांच के जूते भेजे थे वे मुझे पसंद आए। क्वी बात हुओंग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पसंद आए, यही मेरे लिए काफी है। हालांकि वे असली महंगे ब्रांड के नहीं थे, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें असली जूते जरूर दूंगा। रुएन हैरान रह गई, क्या वे सच में नकली थे? मूगे ने रुएन की तरफ देखा और बोला, पत्नी, तुम्हारा मेकअप थोड़ा फैल गया है, जाकर उसे ठीक कर लो। सच में? हाँ, थोड़ा सा। रुएन के वहां से जाते ही मूगे का चेहरा गंभीर हो गया। कोई बात हुआंग, रुएन मेरी पत्नी है। अगर तुमने उसके बारे में कोई गलत इरादा रखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुई बात हुआंग ने घमंड से जवाब दिया, अब तुम्हारे तेवर काफी बदल गए हैं। लियू परिवार का सहारा हट गया तो तुम हो ही क्या? दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। कॉफी शॉप की कर्मचारी वहां आई और बोली, सर,
कृपया शांति बनाए रखें। अगर आप दूसरे ग्राहकों को परेशान करेंगे तो आपको बाहर जाना होगा। क्वी बाथुओंग भड़क गया। तुमने क्या कहा? मैं यहाँ का वीआईपी ग्राहक हूँ। मैं मालिक से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ। कर्मचारी ने बिना डरे जवाब दिया। हमारी दुकान ऐसे ग्राहकों का स्वागत नहीं करती जो दूसरे लोगों को परेशान करें। कृपया सहयोग कीजिए, वरना सुरक्षा कर्मचारी आपको बाहर ले जाएंगे। कुछ ही देर में सुरक्षा कर्मचारी क्वीबा थोंग को पकड़कर बाहर ले गए। वह चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ो, तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ। मूगे ने कर्मचारी से कहा, बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। थोड़ी देर बाद रुएन वापस लौटी। युवा मालिक क्वी कहाँ गए? मूगे ने सहजता से जवाब दिया, उन्हें अचानक कोई जरूरी काम याद आ गया, इसलिए वे पहले चले गए। रुएन उसके सामने बैठ गई। अब सच सच बताओ, तुम होंगसोन के महाप्रबंधक कैसे बने? मूगे ने कुछ देर सोचकर कहा, असल में होंगसोन का असली मालिक कोई और है, मैं सिर्फ उसका प्रतिनिधि हूँ। लोगों के सामने मैं उसकी जगह दिखाई देता हूँ। रुयन ने अविश्वास से पूछा, प्रतिनिधि? कोई इतना बड़ा पद तुम्हें क्यों देगा? उसका असली उद्देश्य क्या है? मुझे भी नहीं पता। मैं हमेशा सचिव हान के माध्यम से उससे संपर्क करता हूँ। मैंने आज तक असली मालिक को देखा भी नहीं है। रुयन की आवाज गंभीर हो गई। मैं अपने जीवन में झूठ और धोखे से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुंह घे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे स्वभाव को जानती हो। मुझे 10 गुना साहस भी मिल जाए तब भी मैं इस मामले में तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। रुएन कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मूंगे के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वह जानता था कि उसने रुएन को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। होंग सोन का असली मालिक कोई और नहीं, वह खुद था। रुएन को आधा सच बताने के बाद मूगे वहां से सीधे शहर के पुराने इलाके में चला गया। कई साल पहले मू परिवार का एक वफादार सेवक इसी इलाके में रहता था। लोग उसे चाचा ली के नाम से जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि व्यापारिक दुनिया में कभी उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग कांपने लगते थे। मूगे ने एक पुराने घर के सामने खड़े होकर दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग खड़ा था। उसने मूगे को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। मूगे, सच में तुम हो? मूगे हल्का सा मुस्कुराया। चाचा ली, मैं आपसे मिलने आया हूँ। बुजुर्ग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी अंदर आओ, मैंने अभी मांस पकाया है। बचपन में तुम्हें यही खाना सबसे ज्यादा पसंद था। मूगे अंदर जाकर बैठ गया। चाचा ली ने उसके सामने खाने से भरा कटोरा रख दिया। धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। मूगे ने एक निवाला खाया। उस स्वाद के साथ उसके बचपन की कई यादें लौट आईं। कुछ देर बाद उसने पूछा, चाचा, आप तो कई साल पहले विदेश चले गए थे, फिर अचानक वापस क्यों आ गए? चाचा ली ने गहरी सांस ली। विदेश चाहे कितना भी अच्छा हो, अपनी जड़ों की जगह नहीं ले सकता। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, आखिर उसका मन अपनी मिट्टी में लौटना ही चाहता है। अब मेरी उम्र भी हो चुकी है, मैं अपने आखिरी दिन अपनी मातृभूमि में बिताना चाहता हूँ। मूगे ने तुरंत कहा, मैं आपको ऐसी बातें करने नहीं दूंगा। अब से आपकी देखभाल मैं करूंगा। चाचा ली की आंखें नम हो गईं। अगर तुम्हारे पिता ये सुनते तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। पिता का नाम सुनते ही मूगे का चेहरा गंभीर हो गया। चाचा ली, मैंने पिता के पुराने मामले की जांच करने में सब कुछ लगा दिया, लेकिन मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। क्या आपको उस समय की कोई ऐसी बात याद है जो बाकी लोगों को नहीं पता? चाचा ली कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। मूगे की आंखों में ठंडक उतर आई। मुझे भी यही लगता है, लेकिन सबूत किसने मिटाए? चाचा ली ने सिर हिलाया। उस समय मुंह परिवार के अंदर भी कई लोग तुम्हारे पिता के खिलाफ थे, और बाहर के दुश्मन तो पहले से ही मौके का इंतजार कर रहे थे। दुश्मन कौन था ये आज भी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है, तुम्हारे पिता को किसी अपने ने धोखा दिया था। मूगे ने मुट्ठी कस ली। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे वह कोई भी हो। चाचा ली ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। इसीलिए तुमने अपनी पूरी विरासत होंगसोन कंपनी खरीदने में लगा दी? मूगे ने सिर हिलाया। होंगसोन सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इसके पुराने व्यापारिक संबंध मुंह परिवार के अतीत से जुड़े हुए हैं। मुझे विश्वास है कि पिता की मौत का सुराग यहीं से मिलेगा। चाचा ली ने चिंतित होकर कहा, तुम बहुत बड़ा दांव खेल रहे हो। तुमने सिर्फ अपनी संपत्ति नहीं, अपनी जान भी दांव पर लगा दी है। मूगे ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर सच जानने के लिए जान भी देनी पड़ी तो मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। चाचा ली ने उसकी तरफ देखा। मेरी मदद? हाँ, होंगसोन के अंदर अभी बहुत से लोग मेरे खिलाफ हैं। मैं हर समय सामने रहकर अपने असली दुश्मनों को बाहर नहीं निकाल सकता। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप होंगसोन के कार्यकारी महाप्रबंधक का पद संभालें। चाचा ली हल्का सा हंसा। मेरी उम्र देखी है, मैं इतना बड़ा बोझ कैसे उठाऊंगा? मूगे ने कहा, आपने मेरे दादा के साथ मिलकर मू परिवार का पूरा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था। आपके सामने होंगसोन संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है। कंपनी किसी और के हवाले करके मैं निश्चिंत नहीं रह सकता। चाचा ली ने कुछ देर मूगे को देखा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इस बूढ़े पर इतना भरोसा है तो मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर मैदान में उतरूंगा। मूगे के चेहरे पर पहली बार सच्ची राहत दिखाई दी। मुझे पता था कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। चाचा ली ने उसके कटोरे की तरफ इशारा किया। पहले खाना पूरा करो, बदला और व्यापार बाद में भी हो जाएगा। ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। मूखे मुस्कुराया
और दोबारा खाना खाने लगा। लेकिन उसके मन में अब एक नई योजना बन चुकी थी। होंग सोन में जल्द ही ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला था जिसे पुराने व्यापारिक लोग ली यमराज के नाम से जानते थे। उधर लियू परिवार में भी एक अलग खेल शुरू हो चुका था। रुएन की माँ सुबह से गुस्से में घर के अंदर चक्कर लगा रही थी। उसने नौकर से पूछा, वह नकली महाप्रबंधक कहाँ चला गया? सुबह से उसका कोई पता नहीं है, नौकर ने सिर झुकाकर कहा। मुझे नहीं पता, वह बिना कुछ बताए बाहर चला गया था। रुएन की माँ गुस्से में बोली, सारा दिन उस बेकार आदमी को पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना होता है। नाम का महाप्रबंधक क्या बन गया? खुद को सच में बड़ा आदमी समझने लगा है। फिर उसने रुएन की तरफ देखा। लियू यिंग ताई होंग सोन कंपनी जा चुका है। वह परियोजना अपने नाम करवाने वाला है। आज चाहे तुम्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, तुम्हें वह परियोजना हासिल करनी ही होगी। रुएन ने थके हुए स्वर में कहा, माँ, मैं अब लियू परिवार के मामलों में दखल नहीं देना चाहती। उन्होंने जब चाहा मुझे इस्तेमाल किया और जब चाहा परिवार से बाहर कर दिया। रुएन की माँ ने ऊंची आवाज में कहा, तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हो? तुम्हारे पिता बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए थे। अगर मैं दादी को खुश ना रखती तो तुम्हारे दोनों चाचा तुम्हें बहुत पहले घर से निकाल चुके होते। मैंने इतने साल किसके लिए अपमान सहा है? रुएन चुप हो गई। उसकी माँ की बातें कठोर थीं, लेकिन उनके पीछे वर्षों का डर और असुरक्षा छिपी थी। कुछ देर बाद उसने कहा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? रुएन की माँ तुरंत उसके पास आई। मूगे अभी भी होंग सोन का नाम का महाप्रबंधक है। उसकी पहचान का इस्तेमाल करो। होंग सोन पर दबाव डालो कि वो परियोजना की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें दे। अगर ये परियोजना तुम्हारे हाथ में आ गई तो दादी को तुम्हें परिवार में वापस लेना ही पड़ेगा। रुएन ने पूछा, अगर हम असफल हो गए तो? उसकी माँ ने जवाब दिया, तो ज्यादा से ज्यादा लियू परिवार छोड़ देंगे। हम भूख से तो नहीं मरेंगे। रुएन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, ये दांव हमें खेलना ही होगा। उसी दिन रुएन मूगे के साथ होंगसोन कंपनी पहुंची, लेकिन कंपनी के बाहर ही उनका सामना लियू यिंग ताई से हो गया। उन्हें देखकर वह व्यंग्य से हंसा। लियू रुएन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि दादी ने यह परियोजना मुझे सौंप दी है? रुएन ने आत्मविश्वास से कहा। इस परियोजना पर शुरुआती बातचीत और हस्ताक्षर मैंने किए थे। यिंग ताई ने तिरस्कार से कहा, तो क्या हुआ? परिवार ने फैसला बदल दिया है। अब इस परियोजना की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। यिंग ताई ने रिसेप्शन पर जाकर अकड़ से कहा, मैं लियू यिंग ताई हूँ, लियू समूह का महाप्रबंधक। मेरी आपके महाप्रबंधक से बैठक तय है। रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहा, श्री लियू, हमारे महाप्रबंधक अभी एक जरूरी बैठक में है। कृपया अतिथि कक्ष में प्रतीक्षा कीजिए। यिंग ताई रुएन की तरफ देखकर मुस्कुराया। देखा, बड़े लोगों से मिलने का तरीका तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं आता। वह अपने सहायकों के साथ अतिथि कक्ष में चला गया। कुछ ही देर बाद ताई एर मूगे के पास पहुंची। राष्ट्रपति मु लियू यिंग ताई आ गया है। मूगे ने शांत स्वर में कहा। तो वह आ ही गया। क्या मैं उसे आपके कार्यालय में लेकर आऊं? नहीं। लियू परिवार की बूढ़ी महिला रुएन की मेहनत का फल किसी और को देना चाहती है। अगर उसे खेल खेलना पसंद है तो हम भी उसके साथ खेलेंगे। ताई एर ने पूछा, आपका आदेश क्या है? मूगे ने धीमी आवाज में पूरी योजना बता दी। कुछ देर बाद ताई एयर अतिथि कक्ष में पहुंची। आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हमारे महाप्रबंधक अभी बैठक में है। फिलहाल मैं आपकी मेजबानी करूंगी। यिंग ताई ने सोफे पर पीछे झुकते हुए कहा। होंग सोन के महाप्रबंधक सच में बहुत दिखावा करते हैं। फिर उसने गर्व से कहा, हालांकि इसमें कोई समस्या नहीं है। यह परियोजना मिलने के बाद पूरे लियू परिवार को मुझ पर निर्भर रहना होगा। उसके साथ आया कर्मचारी तुरंत उसकी चापलूसी करने लगा। बधाई हो राष्ट्रपति लियू, अगर यह परियोजना सफल हो गई तो आपकी कुर्सी हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। यिंग ताई हंस पड़ा। यह तो स्वाभाविक है। ताई एयर ने पूछा, वैसे वह मिस लियू कहाँ है जिन्होंने इस परियोजना पर शुरुआती हस्ताक्षर किए थे? यिंग ताई ने तुरंत कहा, उसे परियोजना से हटा दिया गया है। अब पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ताई एयर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तब तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। हमारे महाप्रबंधक को आपकी योजना पसंद आई है, लेकिन परियोजना आगे बढ़ाने से पहले कुछ पुराने हिसाब साफ करने होंगे। यिंग ताई कुछ समझ पाता उससे पहले दरवाजा खुला। मूगे ड्राइवर की वर्दी पहनकर कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही यिंग ताई जोर से हंस पड़ा। मूगे, तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ताई एयर ने गंभीर स्वर में कहा, राष्ट्रपति लियू, ये हमारे महाप्रबंधक का नया ड्राइवर है। महाप्रबंधक को थोड़ी देर में गाड़ी चाहिए होगी, इसलिए यह यहाँ आदेश की प्रतीक्षा करेगा। यिंग ताई की हंसी और तेज हो गई। मैंने कहा था ना, तुम्हारे जैसे निकम्मे को होंगसोन में कोई बड़ा पद नहीं मिल सकता। आखिर तुम्हें ड्राइवर की नौकरी ही मिली। ताकतवर लोगों की चापलूसी करने की कला तुमने अच्छी तरह सीख ली है। मूगे ने झुककर कहा, राष्ट्रपति लियू बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसे बड़े लोगों के लिए गाड़ी चलाना मेरे लिए सम्मान की बात है। उसने मेज पर चाय रख दी। ये हमारे महाप्रबंधक के लिए खास तैयार की गई चाय है। बाहरी लोगों को इसे पीने का मौका नहीं मिलता। यिंग ताई ने चाय का कप उठा लिया। चलो, तुम्हें थोड़ी समझ तो है। उसने एक घूंट पिया और घमंड से कहा, यह चाय तुम जैसे निकम्मे लोगों से ज्यादा कीमती है। मूगे ने मुस्कुराकर कहा, आराम से पीजिए, मैंने आपके स्वागत के लिए खास तैयारी की है। कुछ ही मिनट बाद यिंग ताई के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये मुझे क्या हो रहा है? शौचालय कहाँ है?
वह पेट पकड़कर तेजी से कमरे से बाहर भागा। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा, उसकी हालत बहुत खराब थी। ताई एयर ने अनजान बनने का नाटक किया। राष्ट्रपति लियू, आपकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? यिंग ताई ने मूगे की तरफ उंगली उठाई। यह इसी का काम है। इसने मेरी चाय में कुछ मिलाया था। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मूगे के चेहरे से सारी नम्रता गायब हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, राष्ट्रपति लियू, आपकी अकड़ अभी तक कम नहीं हुई। आप पुलिस बुलाना चाहते हैं? बुला लीजिए। पुलिस को भी सुनने दीजिए कि आप होंग सोन समूह पर झूठा आरोप कैसे लगा रहे हैं, और मीडिया को भी बुला लेते हैं। वे भी लियू परिवार के महाप्रबंधक की हालत देख लेंगे। यिंग ताई घबरा गया। अगर यह बात मीडिया तक पहुंचती तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाती। ताई एयर ने सामने रखा अनुबंध उसकी तरफ बढ़ाया। राष्ट्रपति लियू, परियोजना के लिए थोड़ा अपमान सह लेना बेहतर है। हस्ताक्षर कर दीजिए। यिंग ताई ने मजबूरी में दस्तावेज उठाया, लेकिन मूगे ने उसका हाथ रोक दिया। हस्ताक्षर करने से पहले एक काम बाकी है। मुझसे माफी मांगी। यिंग ताई ने दांत भींच ली। तुम हद पार कर रहे हो। मूगे ने अपना मोबाइल निकाल लिया। कोई बात नहीं, मैं अभी मीडिया को फोन कर देता हूँ। यिंग ताई तुरंत घबरा गया। रुको। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने सिर झुकाया। मूगे, मुझसे गलती हो गई। कुछ समय के लिए मैंने अपना आपा खो दिया था। मुझे माफ कर दो। मूगे ने मुस्कुराकर कहा, चूंकि राष्ट्रपति लियू ने इतनी ईमानदारी से माफी मांगी है, तो मैं बड़ी मुश्किल से आपकी माफी स्वीकार करता हूँ। फिर उसने कमरे में मौजूद कर्मचारियों से कहा, सभी लोग तस्वीरें और वीडियो बना लीजिए। इस पल को अच्छी तरह रिकॉर्ड कीजिए। ये होंग सोन और लियू परिवार के बीच दोस्ताना मेल मिलाप का अनमोल दृश्य है। यिंग ताई का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद मुंह गे वह विशेष अनुबंध लेकर रुयन के पास पहुंचा। उसने दस्तावेज उसके सामने रखते हुए कहा, पत्नी, यह वही परियोजना है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। रुयन ने दस्तावेज पढ़ा तो उसकी आंखें फैल गईं। इसमें लिखा है कि मैं इस परियोजना की एकमात्र प्रभारी रहूंगी। हाँ, होंग सोन सिर्फ तुम्हारे साथ काम करेगा। रुयन ने चिंतित होकर कहा। मुंह गए, तुमने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। लियू यिंगताई के पीछे पूरा लियू परिवार खड़ा है। तुमने उसे सबके सामने अपमानित किया है। अब घर लौटकर हम क्या जवाब देंगे? दादी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। मुंह गे ने शांत स्वर में कहा। आसमान नहीं टूटने वाला। पहले इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। यह वही जीवन रक्षक सहारा है जिसकी लियू परिवार को जरूरत है। इसके बाद वे तुम्हें स्वीकार करें या न करें, उन्हें तुम्हारा सम्मान करना ही पड़ेगा। रुयन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मूगे, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मूगे हल्का सा मुस्कुराया। अभी यह एक रहस्य है। उधर अपमानित होकर घर पहुंचा यिंगताई गुस्से में सबके सामने चिल्ला रहा था। यह सब उस निकम्मे मूगे की वजह से हुआ। उसने मेरी चाय में कुछ मिलाया। उसने मुझे सबके सामने माफी मांगने पर मजबूर किया। यिंगताई की मां गुस्से से कांपने लगी। उस घटिया आदमी ने मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचाया। मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि वह न ठीक से जी पाएगा न मर पाएगा। मेरे पास उसे जेल भेजने के सैकड़ों तरीके हैं। तभी लियू परिवार की बूढ़ी मुखिया ने मेज पर हाथ मारा। सब लोग चुप हो जाओ। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, इस समय होंगसोन कंपनी से सीधे टकराना समझदारी नहीं है। मूगे सिर्फ होंगसोन के नाम का इस्तेमाल करके अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसे छोड़ दिया जाएगा। उसने अपने सेवक को आदेश दिया, आज रात पूरे परिवार को पुराने घर में बुलाओ। एक पारिवारिक भोज रखा जाएगा। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मूगे अपने पैरों पर चलते हुए अंदर आएगा, लेकिन बाहर स्ट्रेचर पर लेटकर जाएगा। कुछ ही समय बाद ये खबर पूरे लियू परिवार में फैल गई। शायद फिर से समूह के उत्तराधिकारी की बात होगी। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हमारी शाखा को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी ने मजाक में कहा, क्या पता इस बार रुएन को चुना जाए। ये सुनते ही रुएन की मां ने मूगे की तरफ देखा। इस बात का तुम्हारे जैसे निकम्मे से क्या संबंध? आज रात चुपचाप एक तरफ खड़े रहना। परिवार के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना। रुएन एक नया कपड़ा लेकर मूगे के पास आई। ये कपड़े पहन लो। दादी पहले से नाराज हैं। कम से कम आज कोई नई परेशानी मत खड़ी करना। मूगे ने कपड़े लेते हुए कहा, ठीक है, आज रात मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। लेकिन उसकी आंखों में छिपी चमक कुछ और ही कह रही थी। वह अच्छी तरह जानता था कि यह पारिवारिक भोज सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं रखा गया था। लियू परिवार उसके अपमान और विनाश की योजना बना चुका था। लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं मालूम था कि जिस व्यक्ति को वे बेकार दामाद समझ रहे थे, वही होंग सोन के पूरे साम्राज्य का असली मालिक था। और आज रात लियू परिवार का पूरा खेल बदलने वाला था।